हेलो फ्रेंड्स, हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 2.1 ऑफ द बिजनेस लॉ सब्जेक्ट, दैट इज द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसका रिवीजन आपने मॉड्यूल से इसे पढ़ लिया होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग। तो सबसे पहले द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, उसका इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली है ऐसा, जब आपके सामने दिख रहा है, इट फॉर्म्ड ऑन 25th डे ऑफ अप्रैल 1872, देन इट केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सितंबर 1872। It extends to the whole of India. पहला ऐसा था, it extended to whole of India except the state of Jammu and Kashmir. But after the abrogation of Article 370 of the Constitution of India, जम्मू एंड कश्मीर को भी एक्ट लागू हो गया है, इस वजह से it extends to the whole of India. एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिकली हमको सिलेबस में दो हिस्से। तो पहला हिस्सा है एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट या जनरल प्रिंसिपल्स जो आते हैं सेक्शन 1 से लेकर 75 तक के, और जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है 5 है, 2000 इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी, जिसे हम बाद में कवर करने वाले हैं। दोस फॉर अंडर द परव्यू ऑफ द सेक्शन 124 से लेकर 238 तक के। सो इसके बीच में भी तो सेक्शंस रहेंगे 76 से 123 तक के। तो ये सेक्शंस को तोड़कर एक अलग एक्ट बनाया गया, दैट इज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये एक अलग सेक्शन पढ़ाई कराएगा। अब के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं, तो जनरल प्रिंसिपल्स हम शुरू करने वाले सेक्शन 1 से लेकर 75 तक के। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं डेफिनेशंस की तरफ। तो सारे डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन ए से लेकर सेक्शन 2 सबसेक्शन जे तक के में कवर हो चुके हैं। याद रखिएगा, हर एक एक्ट में सेक्शन 1 होता है 4 चीजों के बारे में: शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और एप्लीकेबिलिटी। सो हमको पता है इसका कमेंसमेंट कब हुआ, इट वाज 1 सितंबर 1872। सेक्शन 2 में दी जाती है डेफिनेशन। डेफिनेशन यहाँ पर सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में जो दी गई है, दैट इज एन ऑफर और प्रपोजल। सो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज अनदर हिज विलिंगनेस to do or abstain from doing anything with the view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. बहुत जरूरी है लॉ में समझना ये कि डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड आनी चाहिए, वहां पर हल्का सा भी डेविएशन फ्रॉम दी टेक्स्ट नहीं चलता है, क्योंकि डेफिनेशन का मतलब होता है समथिंग विच हैज बीन प्रॉपर्ली डिजाइंड एंड डिफाइंड। सो इसमें एक एक वर्ड के मीनिंग से आउटरेट केसेस टर्न हो सकते हैं, इसलिए इट इज एक्सपेक्टेड कि डेफिनेशंस आप सारे लोग वर्ड टू वर्ड लर्न करें। इसीलिए डेफिनेशन का एक पूरा अलग सेक्शन मॉड्यूल में अल्दो नहीं दिया है, हम इसे कवर कर रहे हैं एक साथ में। तो सेक्शन 2 क्या कहता है? When one person signifies another his willingness to do or abstain from doing something, anything, with a view to obtain assent of that other, जिसको हम ऑफर दे रहे, प्रपोजल दे रहे, उसकी हाँ निकालने के हिसाब से, of that other to such acts or abstinence, he said to make a proposal. That is section 2 subsection A, which contains offer or proposal. Then section 2 subsection B, इसमें दो चीजें कवर हुई है। पहला है एक्सेप्टेंस और दूसरा है प्रॉमिस। सो एक्सेप्टेंस क्या है? When the person to whom proposal has been made signifies his assent thereto, the offer is said to be accepted. मतलब जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है वो अगर इसे एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे हम कहेंगे कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया। When the person to whom offer has been made or proposal has been made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. And when the proposal is accepted, it becomes a प्रॉमिस। तो जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बनता है प्रॉमिस। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में दो डेफिनेशन है, पहला एक्सेप्टेंस और दूसरा प्रॉमिस। देन सेक्शन 2 सबसेक्शन सी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है नहीं, लिखने की जरूरत शायद ही आपको आएगी। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, द पर्सन मेकिंग प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसी। तो जो प्रपोजल देता है उसे हम कहते हैं प्रॉमिसर, और जो प्रपोजल एक्सेप्ट करता है उसे हम कहते हैं प्रॉमिसी। देन सेक्शन 2 सबसेक्शन डी कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन बेसिकली आपको यूनिट 2 में, लेकिन 2.2 में बहुत डिटेल में बताया जाएगा, बट अभी के लिए सिर्फ डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, यू नो व्हाट इज अ प्रॉमिसर, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। आपको प्रॉमिसी का भी मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन सी से पता है। सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन, does or abstains or promises to do or abstain from doing something, such an act, abstinence or promise is called as consideration for promise. So जब प्रॉमिसर की मर्जी पर प्रॉमिसी या कोई और पर्सन पास्ट में कुछ कर चुका है या नहीं किया है, प्रेजेंट में कुछ करता है या नहीं कर रहा है, या फ्यूचर में कुछ करूंगा या नहीं करूंगा ऐसा प्रॉमिस देता है, ऐसा एक्ट, एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस मतलब कुछ ना करना, और प्रॉमिस, सच एन एक्ट, एब्स्टिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस। तो जब एक पर्सन प्रॉमिस देता है उसके बदले में दूसरा पर्सन कंसिडरेशन देता है, एज यू नो इट। सो जब मैंने आपको प्रॉमिस दिया कि मैं आपको चॉकलेट्स दूंगा, उसके बदले में आप मुझे पैसा देना, तो मेरे लिए चॉकलेट देना एक प्रॉमिस है, उसके बदले जो मुझे मिलेगा दैट इज पैसे, विल बी ए कंसिडरेशन। ऑन द सेम लाइंस, आपके लिए पैसा देना आपका प्रॉमिस है, उसके बदले आपको जो मिलेगा दैट इज चॉकलेट्स, इट्स कंसिडरेशन। ओके,
then it's 2D, then 2E, agreement. Every promise and set of promises forming consideration for each other is called as an agreement. So जब एक या उससे ज्यादा promises का set एक दूसरे के लिए consideration का काम करता है, उसे हम कहते हैं agreement. Agreement legal भी हो सकता है, illegal भी हो सकता है, you know it. Contract illegal नहीं हो सकता. As in, मैं आपको चॉकलेट बेचने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, सॉरी अग्रीमेंट कर सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम कोई किसी इलीगल चीज का भी अग्रीमेंट कर सकता हूँ. से फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर चीज जो इंडिया में बैंड है, एग्जांपल ओपीएम, ट्रेड करना ओपीएम में बैंड है. अब मैं आपके साथ में एक अग्रीमेंट करता हूं जहां पर मैं आपको ओपीएम बेचने की बात करता हूं, तो दैट मे बी एन अग्रीमेंट बट दैट कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट्स नॉट लीगली एनफोर्सिबल. कैसे, हम आगे देखेंगे. तो सेक्शन 2 सबसेक्शन ई कहता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज एन अग्रीमेंट. तो दैट इज 2E. देन 2F, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. ये भी डेफिनेशन खास इंपॉर्टेंट है नहीं. promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called as reciprocal promises. जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन का काम करते हैं, ऐसे promises को हम reciprocal promises कहते हैं. ये यूनिट 5 में आपको आएगा. देन void agreement. याद रखिएगा G के बाद H आता है, बिकॉज सेक्शन 2 सबसेक्शन G में void agreement की बात करें, टू H में valid agreement की बात करेंगे, that will be a contract. तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सबसेक्शन सेक्शन 2 सबसेक्शन H में आती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वर्ड अग्रीमेंट की डेफिनेशन है एन अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज वॉइड. सो व्हाट इज वैलिड और अग्री कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स है. सिर्फ नॉट ऐड करने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वर्ड अग्रीमेंट, और ये नॉट अगर नहीं है तो हम कहेंगे इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. सो व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट? सेक्शन 2 सबसेक्शन H के हिसाब से एन अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, whereas section 2 subsection G के हिसाब से an agreement not enforceable by law is a void agreement. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. टू H के बाद में आते हैं voidable contract. टू I, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties but not at the option of other or others is called as a voidable agreement. एक ऐसा agreement जो किसी पार्टी की मर्जी के ऊपर enforceable या unenforceable रहेगा, उसे हम कहेंगे voidable agreement. एग्जाम्पल, मैंने आपकी हार निकालने के लिए आपके साथ फ्रॉड किया, तो इस फ्रॉड के केस में सामने वाला पर्सन, दैट इज आपके मर्जी के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करना है या अवॉइड करना है, ये डिपेंड रहेगा. इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों के लिए वॉइडेबल हो जाएगा. एंड लास्ट है सेक्शन 2 सबसेक्शन J, दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल. तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होने से रुक जाता है, तब से वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है. देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तब अगर शुरुआत से ही वॉइड है तो वी कॉल इट एज वॉइड एब इनिशियो. बट अगर वो शुरुआत से वॉइड नहीं है तो उसे हम कहेंगे वैलिड अग्रीमेंट. बट एक समय आएगा जहां पर किसी रीजन से ये एनफोर्स नहीं हो सकता, उसे हम कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वैसे वॉइड और कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड नहीं हो सकता और वॉइड तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बट दिस इज एन ऑक्सीमोरॉन, जो एक साथ में ऐसे वर्ड्स आते हैं जो साथ में नहीं आने चाहिए. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. सो कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ becomes void when it ceases to be enforceable. तो सारे डेफिनेशंस एक बार मेरे साथ में बोलिएगा प्लीज. Section 2 subsection A, when one person signifies another his willingness to do or abstain from doing something, anything, with a view to obtaining assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. Then, when the person to whom offer has been made signifies his assent thereto, the offer is said to be accepted. And the offer, when accepted, becomes a promise. देखिएगा, मैं जहां ऑफर यूज कर रहा हूं वहां पर आप वर्ड प्रपोजल भी यूज कर सकते हो. 2C, ध्यान देने की जरूरत नहीं है. 2D, when at the desire of promiser, promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, such an act, abstinence or promise is called as consideration for promise. Then 2E, agreement. Every promise and every set of promises forming consideration for each other is called as an agreement. 2F, reciprocal promises. ध्यान देने की इसके पास खास जरूरत नहीं है. 2G, void agreement. An agreement not enforceable by law is a void agreement, whereas 2H, an agreement enforceable by law is a contract. 2I, an agreement which is, that is voidable contract, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties but not at the option of other or others is called as a voidable contract. And last है void contract, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे. डेफिनेशंस हो गए. नाउ व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? तो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है. कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमने देखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन H में. व्हाट इज इट? एन अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ. व्हाट इज इट? एन अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ. तो अग्रीमेंट तो हमको पता है सेक्शन 2 सबसेक्शन E में कहा गया है.
व्हाट इज इट? अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो एक अग्रीमेंट होना चाहिए एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन ई। एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है अग्रीमेंट हो, और दूसरी रिक्वायरमेंट है वो एक एनफोर्सिएबल अग्रीमेंट बनना चाहिए। दैट इज इसके थ्रू एक लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए। सोशल या डोमेस्टिक रिलेशनशिप यहाँ एक्सपेक्टेड नहीं है। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का केस आपको पता होगा, उस केस में यही बताया है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है दैट इज नॉट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज मियरली अ डोमेस्टिक और सोशल अरेंजमेंट। इस वजह से इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा हिस्सा है एक अग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। सो एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक अग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल बाय लॉ है। सो दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद अगली चीज है व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जब ये सारे सेक्शंस सारे चैप्टर्स हमारे हो जाएंगे लाइक 2.1 से लेकर 2.6 तक के, मैं सारे सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 75 तक के एक के बाद एक ऐसे याद हो जाएंगे आपको। आपने मेरे साथ अगर बस बने रहना। तो हम देखते हैं अभी सेक्शन 10। तो सेक्शन 1 देखा, 2 देखा और 3 से लेकर 9 तक के 3 to 9 ये सेक्शंस को अभी हमने देखा नहीं है। हम डायरेक्टली आ रहे हैं सेक्शन 10 पर। व्हाट इज इट? इट्स एन एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कौन से एसेंशियल एलिमेंट जरूरी है? तो ये सारे दिए हमें सेक्शन 10 में। तो सेक्शन 10 क्या कहता है? ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and which are not expressly declared as void। तो यहां पर सेक्शन 10 में 6 चीजें टोटलिटी में दी है। ये 6 चीजें एग्जॉस्टिव नहीं है। इसका मतलब है सेक्शन 10 के अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। दैट इज एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स जो दिए हैं वो सेक्शन 10 के अलावा और भी है। तो वो कौन से हैं हम देखते हैं। सेक्शन 10 इज नॉट एग्जॉस्टिव। सेक्शन 10 के अलावा अदर एसेंशियल एलिमेंट्स भी है जिसमें सबसे पहला आता है 2 पार्टीज। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस एक्चुअली इट हैज टू बी रमनलाल एस एंड कंपनी। मॉड्यूल में ऐसे यहाँ लिखना रह गया है, देख लीजिएगा। तो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी, इसमें हुआ ऐसा था कि एक पार्टनरशिप फर्म, आपको पता होगा पार्टनरशिप कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है नहीं, तो पार्टनर्स अपने आप में मिलकर ही एक पार्टनरशिप बनाते हैं। जब ये पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुई थी, पार्टनर्स ये स्टेट को या फिर प्रॉपर्टी ऑफ दी पार्टनरशिप फर्म को बांट दिया था आपस में। तो सेल्स टैक्स अथॉरिटीज ने बोला था भाई साहब ये सेल हुआ है तो इसके ऊपर सेल्स टैक्स भरिएगा। पार्टनर्स ने बोला नहीं, और ये कोर्ट में जब केस गया तो कोर्ट ने भी बोला कि भाई साहब ऐसा है कि पार्टनर्स ने आपस में ही असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ असेट गई नहीं है, मतलब 2 पार्टीज है नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है। 2 पार्टीज रहना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सेल ही नहीं हुआ, तो सेल्स टैक्स ही नहीं लगा। तो हम सेल्स टैक्स का केस नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट की पायदान तक पहुंचने के लिए 2 पार्टीज होना जरूरी। दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड वन इज पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। थोड़ी देर पहले जो हमने एक्सप्लेन किया बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, पार्टीज का आपस में लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंट होना जरूरी है। थर्ड वन इज अदर फॉर्मेलिटीज भी कंप्लाई होना चाहिए। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक स्पेशल एक्ट नहीं है, इट्स अ जनरल एक्ट। इसका मतलब है जनरली कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होगा ये इस एक्ट में बोला गया है। इसके अलावा कोई स्पेशल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करने की भी एक्ट है। एग्जाम्पल के लिए द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज एक्ट। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करनी है एक पर्सन के नाम से दूसरे पर्सन के नाम पर, तो उस सिचुएशन में आपको द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है। तो वहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन, इन दोनों में अगर क्लैश होता है तो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजन वहां लागू होंगे। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट बीइंग अ स्पेशल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक जनरल लॉ है, तो उस लॉ के कुछ और रिक्वायरमेंट है तो वो फुलफिल होना जरूरी है। अगर वो फुलफिल नहीं हुए तो आपका अग्रीमेंट तो है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब देखेंगे उसमें अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप नोट्स निकाल रहे हो तो जरूर लिखिएगा, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट आएगा। वो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ये चीज बताता है, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड इन सर्टेन केसेस। एग्जाम्पल के लिए ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से अगर आप कोई अचल संपत्ति दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर रहे हो तो ये ओरली नहीं हो सकता है, इसको रिटर्न और रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाना भी जरूरी है, स्टैम्प ड्यूटी भरना भी जरूरी है। देन फोर्थ इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिसमें चीजों के मीनिंग सर्टन नहीं हो पा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ मैं मेरी गाड़ी आपको बेचता हूँ, कौन सी गाड़ी इसके बारे में मैंने नहीं बताया तो मीनिंग ये सर्टन नहीं है, और क्योंकि मीनिंग सर्टन नहीं है अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। देन है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिख लीजिएगा, सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कस किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस पॉसिबल है तो ही ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अदरवाइज इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई लड़का उसकी गर्लफ्रेंड को कहता है
कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, तो ऑब्वियसली उसे भी पता है और लड़के को भी पता है कि ये पॉसिबल है नहीं, तो ऐसा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ना होने की वजह से ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सेक्शन 10 के बाहर के एसेंशियल एलिमेंट्स। अभी हम देखते हैं केसेस जो सेक्शन 10 में डिस्कस की गई है। देयर आर 6 केसेस। तो सबसे पहली केस आती है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दैट इज एन अग्रीमेंट होना जरूरी है। किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले अग्रीमेंट तो बनना पड़ेगा, बिकॉज व्हाट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच के हिसाब से एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो पहले तो अग्रीमेंट होना जरूरी है। अग्रीमेंट के लिए क्या जरूरी है? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस। प्रॉमिस के लिए क्या जरूरी है? एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी है ऑफर। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर बनेगा प्रॉमिस। ऐसे बहुत सारे प्रॉमिसेस एक दूसरे के कंसिडरेशन मिलकर बनेंगे अग्रीमेंट, और जब ये अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ रहेगा तब ये बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो पहली चीज है ऑफर और एक्सेप्टेंस रहे। दूसरा हमने देखा सेक्शन 10 में जो लिखा है, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड विद फ्री कंसेंट लिखा है ऑफ पार्टीज कंप्यूटर टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन विद लॉफुल ऑब्जेक्ट विच आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वर्ड। तो सबसे पहले हमने देखा ऑफर एक्सेप्टेंस, अभी देख रहे हैं फ्री कंसेंट। सेक्शन 13 से 22 में ये सब डिस्कस किया है। तो अभी तो सर आप बोल रहे थे लाइन से सब सेक्शंस करवाएंगे, सेक्शन 10 और डायरेक्ट 13 पे आप जंप कर दिए। नहीं, हम 11 और 12 भी देखेंगे, बस फ्री कंसेंट के बाद देखेंगे। कैसे? जरा सा दम। तो फ्री कंसेंट सेक्शन 13। तो सेक्शन 13 क्या कहता है? कंसेंट। लिख लीजिएगा, कंसेंसस एड इडम, दैट इज मीटिंग ऑफ माइंड्स। जब दो पार्टीज के मन एक चीज पर एक तरीके से मिलते हैं, एज इन मुझे अगर आपको घोड़ा बेचना है तो आपके मन में भी घोड़ा ही आना चाहिए और खरीदना ही आना चाहिए। अगर मैं घोड़ा कह रहा हूं आपके दिमाग में गधा आता है तो मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुआ है। अगर मैं घोड़ा बेचता हूं आपके दिमाग में घोड़ा ही आया है, बट मैं बेचने की बात कर रहा हूं और आप खरीदने की बात ना करते हुए किराए पर लेने की बात कर रहे हो, तो यहां पर सेम थिंग आई है बट सेम सेंस नहीं आया है। तो मीटिंग ऑफ माइंड और कंसेंसस एड इडम का मतलब है आपने, प्रॉमिसर ने और प्रॉमिसी ने एक ही चीज पर सेम तरीके से अग्री होना जरूरी है। ओके, दैट इज कंसेंट। 14 में बोला गया फ्री कंसेंट। लिखा है कंसेंट वुड बी कंसिडर्ड फ्री। कंसेंट फ्री, फ्री मतलब मुफ्त नहीं, फ्री मतलब फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, किसी के भी दबाव में आए बिना आपने इस चीज को अग्री किया है। सो कंसेंट वुड बी कंसिडर्ड फ्री इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय और विशिएटेड बाय कोएर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। तो इसमें से 13 से लेकर 22 के सारे सेक्शंस आते हैं। तो कैसे? तो 13 में है कंसेंट, 14 में है फ्री कंसेंट, 15 में है कोएर्जन, 16 में है अंडर इन्फ्लुएंस, 17 में है फ्रॉड, 18 में है मिसरिप्रेजेंटेशन, 19 में है इन चारों के इफेक्ट, कोएर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। 15, 16, 17, 18 इन चारों के इफेक्ट सेक्शन 19 में डिस्कस किए हैं, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वर्डेबल। और वर्डेबल का डेफिनेशन आपने देखा है सेक्शन 2 सबसेक्शन आई में। A contract which is enforceable at adoption of one or more of the parties but not adoption of other or others is called as a voidable contract. Now, तो coercion, under influence, fraud और misrepresentation ये चार केसेस है जो सेक्शन 19 में बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल करवाएंगे। उसके बाद आता है 20, 21 और 22, ये तीन सेक्शंस होते हैं जो मिस्टेक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऐसे 13 से लेकर 22। फिर से एक बार 13 कंसेंट, 14 प्री कंसेंट, 15 कोएर्जन, 16 अंडर इन्फ्लुएंस, 17 फ्रॉड, 18 मिसरिप्रेजेंटेशन, 19 इन सबके इफेक्ट, 20, 21, 22 मिस्टेक। तो ये सारी चीजें एक साथ में हम देखेंगे यूनिट 3 में। तो सेक्शन 10 के केसेस देख रहे हैं। पहले ऑफर एक्सेप्टेंस, दैट इज एन अग्रीमेंट होना चाहिए। देन फ्री कंसेंट सेक्शन 13 से 22 में दिया है। अब मैंने बोला 10 और 13 के बीच में 11 और 12, 11 एंड 12 भी आते हैं। ये आते हैं आगे। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, दैट इज सेक्शन 11 एंड 12। क्या है डिटेल में देखते हैं। एवरी पर्सन जो भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहता है वो कॉम्पिटेंट, केपेबल होना चाहिए। अब कौन है केपेबल? एवरी पर्सन इज केपेबल प्रोवाइडेड 3 कंडीशन फुलफिल करे। पहला, ही इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। तो कौन सा कायदा है इंडिया में जो मेजोरिटी को गवर्न करता है? मेजोरिटी का मतलब है माइनर मेजर होता है ना, 18 साल से नीचे, 18 साल से ऊपर। तो 18 साल कहां लिखा है? तो 18 साल लिखा है इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। उसमें लिखा है कोई भी पर्सन, मेल और फीमेल फर्क नहीं पड़ेगा, 18 साल की उम्र जब बायोलॉजिकल एज कंप्लीट करता है तब वो मेजर माना जाता है। तो पर्सन मेजर होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज नॉट वैलिड, नहीं बनेगा। सेकंड, इज ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब है जिसका दिमाग सही जगह पर है, दैट इज उसको समझ में आ रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। एक ड्रंकन जिसने शराब पी है, इडियट, ल्यूनाटिक जो दिमागी बीमारी से परेशान है, ऐसे पर्सन साउंड माइंड के नहीं मान जाते। और तीसरा, इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। तो किसी भी दूसरे एक्ट के तहत वो
कॉन्ट्रैक्ट करने से मना नहीं किया गया उसे। एग्जाम्पल के लिए अगर दूसरे कोई कंट्री का एम्बेसडर इंडिया में आता है तो वो एम्बेसडर इंडिया में आके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज आपको पता होगा किसी भी एम्बेसडर को इंडियन गवर्नमेंट इंडियन कोर्ट में स्यू नहीं कर सकती। इसे हम एक तरीके की इंडेमनिटी या फिर इम्यूनिटी, नॉट इंडेमनिटी, इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी का मतलब है आपको प्रोटेक्शन मिलता है, कायदे के अंदर आपको परव्यू में नहीं लाया जा सकता। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद उसको स्यू करना ही नहीं है तो, या फिर उसके ऊपर केस करना ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट बनने का फायदा क्या, इसलिए वो डिस्क्वालीफाइड है। ऐसे ही कॉन्विक्ट भी, कॉन्विक्ट जिनको सजा सुना दी गई है, आरोपी नहीं दोषी, ये लोग भी डिस्क्वालीफाइड है। इसको हम ज्यादा डिटेल में यूनिट 3 में अगेन देखेंगे। सो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होना जरूरी है, सेक्शन 11 और 12। 11 में जनरली बोला है, 12 में साउंड माइंड के बारे में बोला गया। तो कौन है कॉम्पिटेंट, हर एक पर्सन जो मेजर है, साउंड माइंड का है और डिस्क्वालीफाइड नहीं है, वो हर एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। दिस इज कैपेसिटी। देन लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन होना भी जरूरी है, 23, 24, 25। तो देखो 10 में बोला है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, 11 में बोला है कंपिटेंस ऑफ पार्टीज, 12 में बोला है साउंड माइंड, 13 में बोला है कंसेंट, 14 में बोला है फ्री कंसेंट, 15 में बोला है कोरिजन, 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 17 में फ्रॉड, 18 में इन चारों के इफेक्ट, नहीं सॉरी मिसरिप्रेजेंटेशन, 19 में इन चारों के इफेक्ट, 20, 21, 22 ये 3 सेक्शंस में मिस्टेक को डिस्कस किया गया। 23, 24 और 25 लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन की बात होती है। पर्टिकुलरली सेक्शन 25 में लिखा गया है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो पाएगा। दैट इज सेक्शन 23 से 25। और लास्ट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वर्ड। बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ने एक्सप्रेसली वर्ड डिक्लेयर करके रखे। एग्जाम्पल के लिए ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सेक्शन 20 बोलता है मिस्टेक, अगर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वर्ड। दूसरा, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर और एन अनसाउंड माइंड का पर्सन इज ऑल्सो वर्ड। उसके बाद सेक्शन 26, 27, 28 अग्रीमेंट रिसेंट ऑफ मैरिज, ट्रेड एंड लीगल प्रोसीडिंग। देन 29, 30 और सेक्शन 56 इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस करने के लायक ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वर्ड हो जाएगा। तो 26, 27, 28, 29, 30 और डायरेक्टली 56 ये 6 चीजें। और इससे पहले सेक्शन 11 और सेक्शन 20 इन सारे सेक्शंस में नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वर्ड वाले केसेस आते हैं। दैट इज ये सारे केसेस जो मैंने अभी डिस्कस किए उसमें वर्ड बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट्स। इनके अलावा सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। ओके, सो those are the cases under section 10. Now we are moving on towards the types of contract. तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर देखना है तो हमको क्लासिफिकेशन के बेसिस देखने पड़ेंगे। आपके मॉड्यूल के हिसाब से देयर आर 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। द फर्स्ट बेस बीइंग ऑन द बेस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी। यहाँ 5 चीजें आती है। पहला आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज सिंपली कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन H। An agreement enforceable by law is a contract. And contract is कुछ नहीं बोला है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो डिवाइड बाय 1 हम कंसीडर करते हैं, वैसे ही कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के केस में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं बताया है तो इट विल बी डीम्ड टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड वन इज वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। हमने इसके डेफिनेशन पहले ही देख लिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन J, अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल becomes void when it ceases to be enforceable। ध्यान दीजिएगा, जब तक कि वो void नहीं होता ना तब तक वैलिड है। एग्जाम्पल, मैंने आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको एक पर्टिकुलर व्हीकल बेचूंगा। व्हीकल का इंजन का जो भी मेक है जो भारत 4 के हिसाब से है, इंजन के कार्बन एमिशन के नॉर्म्स के हिसाब से भारत 4 वो सेटिस्फाई करता है। ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता है कि नहीं भारत 6 के नीचे के कोई भी नॉर्म वाली व्हीकल आप खरीद या बेच नहीं सकते। तो इसका मतलब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वैलिड था, बट क्योंकि गवर्नमेंट का कोई ऐसा नोटिफिकेशन आ गया जिसकी वजह से ये बेचना खरीदना पॉसिबल नहीं है, तो यहां से आगे वो वर्ड हो जाएगा। इसका मतलब बना तब वैलिड था, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वर्ड हो गया। मैंने आपको बोला मैं मेरी गाड़ी आपको बेचता हूं, बट गाड़ी डिस्ट्रक्ट हो गई, अब गाड़ी ही नहीं बची तो बेचूंगा क्या? सो दैट वे कॉन्ट्रैक्ट बना तब वैलिड था, बट एनफोर्स होने से पहले, परफॉर्म होने से पहले ही अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया है तो इट विल बी वर्ड। तो इसे हम कहते हैं वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। आप कोर्ट में मदद भी नहीं मांग सकते वर्ड कॉन्ट्रैक्ट केस में। तो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको पहले भी बताया। सेक्शन 2 सबसेक्शन I, सेक्शन 2 सबसेक्शन I में बोला गया है a contract which is enforceable adoption of one or more of the parties but not adoption of other or others is called as a wordable contract। wordable होने के केसेस है। पहला केस है जहां पर कंसेंट इज नॉट फ्री, दैट इज इट इज कॉज्ड बाय कोर्जन, इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन। मिस्टेक नहीं, मिस्टेक का केस वर्ड करार देता है। कैसे बाद में देखेंगे, बट ये 4 केसेस हैं जहां पर कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल हो जाता है। कौन सा? कोर्जन,
अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन. लेट मी चेक. या सही है. उसके बाद में सेकंड, व्हेन द अदर पर्सन प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस. मैंने आपको बोला कि मैं आपके घर पे पिज्जा डिलीवर करूंगा और पिज्जा डिलीवर करते समय आप लोग घर को लॉक लगा के निकल गए. इसका मतलब है मुझे पिज्जा डिलीवर करने के लिए आना था, मैं आया भी, लेकिन आपकी गलती की वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाया मेरा प्रॉमिस. इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट माय ऑप्शन. एंड थर्ड, when the time is essence and he could not perform it within the time. आपने बोला 30 मिनट्स में डिलीवरी है तो ही वैलिड है, अदरवाइज हमको नहीं चाहिए आपका पिज्जा, और मैं 40 मिनट बाद पहुंचा, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट योर ऑप्शन. आपको चाहिए तो आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, बट आपको चाहिए तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको अग्रीड पार्टी ऐसी पार्टी जिसे तकलीफ हुई है. So voidable contract is a contract which is enforceable at the option of one or more of the parties, that is agreed party, but not at the option of others. 3 केसेस में आता है जहां पर consent is not free, जहां पर performer is prevented from performing his promise by the promisee, and third, where time is essence and time is not followed. That is the third type of contract, voidable contract, on the basis of enforceability or validity. Fourth one is illegal. याद रखिएगा, illegal का कोई definition नहीं दिया गया है, simply एक ही चीज है, it is not allowed by law. क्या बोला गया है? It law forbids it to be made. गांजा बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर दे, दिस इज नॉट लीगल, इस वजह से दिस इज एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. बट कैसा है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट अगर वर्ड हो जाता है तो उसके साथ वाले वैलिड रहते हैं, बट इलीगल के साथ ऐसी केस नहीं है. कोर्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट को तो इलीगल ही बोलेगा, बट उसके साथ दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट या कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट या पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट इसे कहते हैं, उसे भी वॉइड करार दिया जाएगा, वो भी इन्फोर्स नहीं हो सकते. और ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेसेसरीली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल वॉइड आर नॉट इलीगल. सारे इलीगल ने पहले वॉइड होते हैं, बट सारे वर्ड इलीगल हो जरूरी नहीं है. वर्ड होने के और भी रीजंस हो सकते हैं, तो वर्ड बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं वर्ड होने के, उसमें से एक है इलीगल होना. और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आर वर्ड एब इनिशियो, जो लॉ फॉरबिड करता है वही कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया, तो ये वर्ड एब इनिशियो मतलब वर्ड राइट फ्रॉम द स्टार्ट. ये मैक्सिम है, ये लैटिन लैंग्वेज में आता है, आपको याद करना पड़ेगा. एंड द लास्ट वन इज अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट. मैंने पहले भी बताया, जहां पर किसी दूसरे लॉ की रिक्वायरमेंट है, वो लॉ की रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफिकल्टी. सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी. सेकंड वन, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर पहला होता है सेक्शन 9 के अंदर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. देखो हम 10 से हल्का सा पीछे चले गए. सेक्शन 9 में बोला गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अगर प्रपोजल दैट इज ऑफर या एक्सेप्टेंस दिया गया है वर्ड के द्वारा, रिटन और ओरल, लिख के दिया या कह कर दिया, दोनों भी केस में इट विल बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. और दूसरा है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 8 में जो बोला गया है. तो 9 से हल्का सा आगे चलेगा, जहां पर वर्ड रिटन या स्पोकन इस्तेमाल नहीं हुए, बट आपकी एक्शन या कंडक्ट कुछ इस प्रकार थी जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो उसे हम कहेंगे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के और भी सब टाइप हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एग्जाम्पल के लिए टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर टैसिट का मतलब होता है साइलेंट, साइलेंटली कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं. एग्जाम्पल एटीएम मशीन, एटीएम मशीन में जाकर एटीएम कार्ड इंसर्ट करो, पिन इंसर्ट करो, जितना रिक्वायरमेंट है उतना रिक्वायर्ड कैश पुटअप करो, आई मीन नंबर्स डालो और कैश बाहर आ जाएगी. यहाँ पर ना कोई बोला जा रहा है लिखा जा रहा है, तो उस सिचुएशन में वट एवर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. इट फॉल्स विद इन द परव्यू ऑफ द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. देन आता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 68 से लेकर 72 के बीच में. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 6 में आपको 2.6 में मिल जाएगा. तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं है. दीज आर लीगल ऑब्लिगेशंस व्हिच रिजेंबल दैट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. इट इज नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बोला है यहाँ पे. द लॉ क्रिएट्स एंड एनफोर्सेस सर्टेन राइट्स. एग्जाम्पल, आप क्लासरूम में बैठे हो, आपका सेलफोन रह गया, अब ये सेलफोन आपके टीचर की जिम्मेदारी, आपको उसको संभाल कर रखें. क्या आपने ऑफर दिया था कि मेरा सेलफोन संभालोगे? नहीं. क्या उन्होंने एक्सेप्टेंस दिया था? नहीं. बट फिर भी किसी तीसरे पर्सन को दिखता ऐसा है कि इन्होंने अपना सेलफोन दूसरों को संभालने को दिया था, विच इज नॉट द केस. तो ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे दिखता है बट होता नहीं. तो ये सेक्शन 68 से लेकर 72 के बीच में आते हैं. 5 सेक्शन है, 68, 69, 70, 71, 72. 6 यूनिट में हम इसे डिटेल में देखेंगे. उसके बाद आता है ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट. इसे साइबर कॉन्ट्रैक्ट या माउसली कॉन्ट्रैक्ट या ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं. दीज आर एंटर्ड ओवर इंटरनेट और ईमेल जैसे मीडियम के थ्रू इसे एंटर किया जाता है. दिस इज ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन. देन आता है ऑन द ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन नहीं, एग्जीक्यूशन आना चाहिए. नाउ इट इज ऑन द बेस ऑफ एग्जीक्यूशन, ये चेंज करना पड़ेगा. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा एग्जीक्यूटरी. एग्जीक्यूटेड जहां दोनों पार्टीज ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर लिए, उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. जहां पर दोनों में से एक या दोनों पार्टीज ने भी परफॉर्म नहीं किया, तो उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटरी 2 हिसाब से बढ़ता है. एक
यूनिलैटरल जहां पर एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया, दूसरे का बाकी है, उसे हम कहते हैं यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा बायलैटरल, दैट इज दोनों भी पार्टी का परफॉर्म होना बाकी है, उसे हम कहेंगे बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल के लिए आप शॉप में गए, आपने सामने वाले को बोला कि एप्पल्स चाहिए, तो उसने एप्पल दे दी, आपने बोला पैसे कल दे दूंगा, दिस इज यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी, उसने उसका परफॉर्मेंस दे दिया है, आपका परफॉर्मेंस बाकी है। और बायलैटरल का एग्जाम्पल, हमारे घर शादी है, हम लड्डू वाले के पास जाते हैं, हम उसको बोलते हैं कि भाई 10 किलो लड्डू की ऑर्डर है हमारी, पैसे हम कल देंगे, वो बोला डिलीवरी, मम्मी बोले वो भी कल चाहिए, दिस इज बायलैटरल एग्जीक्यूटरी, दोनों भी पार्ट पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना बाकी है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आता है अगला यूनिट, प्रपोजल और ऑफर, इसे हम देखेंगे अगले लेक्चर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। सेकंड लेक्चर को देखने के बाद आपका यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा।